हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड मुग्धा सेठ, ये जूलॉजी फैकल्टी। आज जो है हम एफटी पेपर डिस्कस करेंगे बेटा, जूलॉजी का, जो अभी आज ही आपका हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं जूलॉजी का पेपर। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि ये कोड ए है। एज यू कैन सी, दिस इज द कोड ए। एंड जूलॉजी में अपने पास जो कोर्स आ रहा है यानी सिलेबस आया है इस बार, वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा चैप्टर। और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो श्वास और गैसों का विनिमय। ठीक है बेटा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अपन क्या करते हैं, आज डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी एफटी पेपर आया था। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 69th क्वेश्चन ऑफ द जूलॉजी। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ स्थित होता है? हिंदी में देखिए, श्वास प्रभावी केंद्र मस्तिष्क में कहाँ स्थित होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। एफटी के लिए एनसीईआरटी ही वैसे भी पर्याप्त होती है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड होता है इन द पॉन्स। ऑलराइट, मेडुला में रिदमिक सेंटर होता है। मिड ब्रेन और फोर ब्रेन श्वसन संबंधी क्रियाएं यानी ब्रीदिंग से कोई रिलेशन नहीं रखते। पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है विच इज द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द ब्रीदिंग। राइट, तो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। प्राइमरी साइट क्या है? हिंदी में भी देख लीजिए कि मानव के फुफ्फुस यानी लंग में गैसों का विनिमय का प्राथमिक स्थल क्या होता है? तो आप सबको पता है, हम मैमल्स यानी स्तनधारी हैं, और हमारे अंदर जो प्राथमिक स्थल है यानी प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैस का, वो होता है एल्वेलाई। तो बस बाकी ऑप्शंस को हमें देखना ही नहीं है। वैसे तो चारों ऑप्शन देखने चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चन एकदम सीधे क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा विवेचना विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं है। तो आंसर है अपने पास क्या? एल्वेलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग ह्यूमन लंग इज नोन एज। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कि जो आपका लंग है उसको एनक्लोज करने वाले आवरण यानी जो कवर है उसको हम क्या कहते हैं? एज यू नो कि प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। कार्डियो शब्द इस्तेमाल होता है हार्ट के लिए। ठीक है, मायो शब्द इस्तेमाल होता है मसल के लिए। कॉन्ड्रो शब्द इस्तेमाल होता है कार्टिलेज के लिए। तो जाहिर सी बात है, उसने पूछा है लंग के लिए। लंग के लिए पल्मनरी और प्लूरल शब्द का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला ही आपका आंसर है, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन या फुफ्फुसीय आवरण या फुफ्फुस की झिल्ली। ठीक है, तो इट्स अ इजी क्वेश्चन, अगेन टू द पॉइंट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा आपको इसमें विश्लेषण की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एट टिश्यू लेवल। नाउ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, यानी आपको ये रिएक्शन मिलती है तब जब आपके टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी उत्तक के पास CO2 का अर्धदाब ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ तभी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन सकता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है लो PCO2। नो, लो PCO2 तो लंग में होता है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की संभावना बढ़ती है, ना कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की। तापमान, तापमान उत्तक में यानी टिश्यू के अंदर कभी लो नहीं होता। लंग के अलावा सारे ऑर्गन गर्म है, वहाँ तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमें तापमान से HbCO2 नहीं बनाना है, हमें बस CO2 का हाई प्रेशर चाहिए। तो हाई प्रेशर CO2 का एज यू कैन सी थर्ड में भी नहीं है, किसमें दे रखा है? फोर्थ में। तो दिस इज द आंसर, हाई PCO2। अर्धदाब CO2 का जब जब ज्यादा होगा तब तब आपको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके टिश्यू लेवल पे क्या मिलेगी? ज्यादा। ऑलराइट, तो अगेन एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बेटा बोल रहा है हमें, एनिमल्स विच हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकियल ट्यूब्स। ट्रेकियल ट्यूब्स जो है वो कौन रखता है? तो ट्रेकियल ट्यूब, ये क्वेश्चन आपको जो मिला है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के फर्स्ट पैराग्राफ का है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हमें सिखाया गया है कि ब्रीदिंग ऑर्गन किस प्रकार के होते हैं या वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से करते हैं। तो ट्रेकियल सिस्टम सिर्फ कीटों में यानी इंसेक्ट्स में पाया जाता है और किसी में पाया ही नहीं जाता। तो आपको इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन कि किस जंतु के अंदर ट्रेकियल सिस्टम होगा?
तो आंसर है कीट यानी इंसेक्ट्स। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 हमें कह रहा है कि वाइटल कैपेसिटी विच इज द सम ऑफ टीवी, आईआरवी एंड ईआरवी इन अ पर्सन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। आप अगर किसी पर्सन के अंदर जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी को मापना या कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेनी होगी। तो वैसे तो पूरे ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट समझाया गया है, वो है स्पायरोमीटर। तो आंसर तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, आंसर है स्पायरोमीटर। पर स्टेथोस्कोप की बात करें तो आप इससे अपनी नब्ज नापने या ब्रीदिंग लंग के लिए काम नहीं करते। इसके लिए तो आप हार्ट बीट मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से आप ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो बेवजह हमें इतना विश्लेषण ज़रूरत ही नहीं है। स्पायरोमीटर इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट जो आपको टीवी, आईआरवी और ईआरवी नापने को मिलेगा, देख चाहिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज स्पायरोमीटर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 75। ड्यूरिंग नॉर्मल इनहेलेशन यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या गतिविधियां घटित होती हैं, वो हमें इन ऑप्शंस में चुनना है। और करेक्ट इनकरेक्ट बोला नहीं तो हमें करेक्ट ही चुनना है। तो पहला है डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। रिलैक्स नहीं होते। कोई भी इनहेलेशन हो, चाहे वो ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, यानी वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री हो, इनहेलेशन इज ऑलवेज एन एक्टिव प्रोसेस। अगर वो एक्टिव प्रोसेस है तो मांसपेशियों का संकुचन यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, स्पेशली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ना कि रिलैक्स होती है। सेकेंड देखिए, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज। जो आपका वक्ष्य कक्ष है या वक्ष्य गुहा है उसके अंदर की, उसका आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो विच इज करेक्ट, बिकॉज जब आपको सांस लेनी है तो बाहर प्रेशर होना चाहिए हाई और अंदर क्या होना चाहिए, लो। तभी वायु का प्रवेश फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपके लंग में होगा। तो अगर आपको लंग एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो आपको अपने थोरैसिक केज को भी एक्सपैंड करना होगा, अन्यथा आप सांस नहीं ले सकते। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होती है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर भी थर्ड और फोर्थ को विश्लेषित कर लीजिए। थर्ड आपको बोल रहा है कि इंट्रा पल्मनरी प्रेशर यानी लंग के अंदर का प्रेशर स्लाइटली एक्सीड होना चाहिए। जी नहीं, स्लाइटली अगर एक्सीड हो गया तो हवा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बाहर निकल जाएगी, तो ये तो एक्सहेलेशन में होता है, ये भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि 5000 ml ऑफ एयर बाहर से अंदर आती है, और वो भी ईच ब्रेथ में, बिल्कुल नहीं। 5000 ml मतलब 5 लीटर। 5 लीटर तो लोगों की टोटल लंग कैपेसिटी होती है, यानी कुल फेफड़ों की भरने की क्षमता वायु को। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ईच ब्रेथ में हम इतनी सांस नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली अगर आप एलिमिनेशन भी करते तो आपका आंसर क्या होना था, सेकंड। ऑलराइट, तो प्रीटी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको विश्लेषण करने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमसे ये कह रहा है कि कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल यानी बाहरी नाक वाले पोर्शन से, नासा छिद्र से, बाहरी नासा छिद्र से आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पथ रहता है, यानी चालन भाग रहता है। तो चालन भाग स्टार्ट होता है बाहरी नासा द्वार यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी सब अंदर की तरफ आते हैं, वो प्रथम भाग नहीं हो सकते। तो इट्स एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। मतलब आपको यहाँ 4 जानवर दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन ऑड वन आउट होगा, विषम चुनिए। ठीक है, तो पहला है सरीसृप यानी रेप्टाइल, दूसरा है फिशेस, तीसरा है बर्ड और चौथा है मैमल यानी स्तनधारी। तो आपको पता होगा कि जो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल होते हैं ये पल्मनरी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ये फुफ्फुसीय श्वसन करते हैं, यानी लंग से सांस लेते हैं। जबकि जो फिशेस होती हैं, फिशेस का जो श्वसन होता है वो बाय गिल होता है, बाय गिल्स। और अगर वो बाय गिल्स सांस लेती हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है ये ब्रेंकियल रेस्पिरेशन हो गया, जो बाकी किसी में नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि आंसर आपका हो जाएगा फिशेस, क्योंकि हमें चुनना था ऑड वन। बाकी सब लंग से सांस लेते हैं। ठीक है, अगेन एन इजी क्वेश्चन,
बस फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 हमें कह रहा है हाउ मेनी सेलुलर लेयर्स, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, हाउ मेनी सेलुलर लेयर्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर गैसियस एक्सचेंज एट द साइट ऑफ एल्वेलाई। तो जब एल्वेलाई होती है तो उसकी खुद की एपिथेलिया होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया, ठीक है, विच इज सेल्यूलर ऑफ कोर्स। देन आपके पास इधर आ जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड देन आती है आपके पास एंडोथेलियम जो ब्लड कैपिलरी की होगी। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला पार्ट है ये सेलुलर नहीं होता, दिस इज ए सेलुलर। तो ये आपकी जो सांस है वो जो गैस है वो 3 परतों को क्रॉस करनी चाहिए थी, लेकिन सेलुलर लेयर पूछी है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए सेलुलर, जबकि एंडोथेलियम इज सेलुलर सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया, एंड आपका जो एल्वोलाई है वो भी कैसा है, सेलुलर है। ऑलराइट, तो आपके पास आंसर प्रिटी इजी है, दैट इज आपके पास आंसर रहेगा ओनली 2 लेयर्स, ओनली 2 लेयर्स आर सेलुलर लेयर्स जिस पे एक्सचेंज हो सकता है, दैट इज गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। ऑलराइट, तो होप यू गेट द आंसर। आंसर बहुत इजी था, आंसर है 2 सेलुलर लेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 हमें बेटा कह रहा है मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सहेलेशन आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन इज कॉल्ड एज। गहरी सांस छोड़ने के पश्चात आपको नॉर्मल अंतःश्वसन करना है। गहरी सांस छोड़िए और नॉर्मल सांस लीजिए। जब आपको दोनों गतिविधियां बताई जाएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये क्षमता यानी कैपेसिटी की डेफिनेशन होगी। और पहले वो हमें बोल रहा है फोर्सफुल सांस छोड़ने के लिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है किसकी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हमें बलपूर्वक श्वास छोड़नी होती है, उसके बाद नॉर्मल सांस लेनी होती है, वही ये क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। तो ये सिंपल परिभाषा हुई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज अबाउट एम्फाइसीमा यानी वातस्फीति, ठीक है। तो जो एम्फाइसीमा है वो कह रहा है कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो मेनली किसके कारणवश होता है। तो आपने एनसीईआरटी के डिसऑर्डर्स अगर पढ़े हो तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया है कि वातस्फीति यानी एम्फाइसीमा सिर्फ उनको होता है जो अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, यानी इसका आंसर होगा सिगरेट स्मोकिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन इन। आपको 4 ऑप्शंस में 4 जानवर दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि सरल विसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इनमें से कौन ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा। राइट, तो पहला देखिए बर्ड। बर्ड जो है वो लंग से सांस लेती है, ठीक है, लंग से सांस लेती है। जस्ट अ मिनट, बर्ड जो होती है बेटा वो लंग से सांस लेती है, पल्मनरी रेस्पिरेशन करती है। ऑलराइट, जो फिश होती है वो लेती है बाय गिल, बाय गिल। स्नेक्स रिप्टाइल है, अगर स्नेक रिप्टाइल है तो उनका भी श्वसन होगा बाय लंग। इट मीन्स द आंसर इज 3, दैट इज फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म प्लैटीहेल्मिंथ संघ यानी फाइला में आते हैं। प्लैटीहेल्मिंथ के अंदर कोई ब्रीदिंग ऑर्गन या ब्रीदिंग सिस्टम होता ही नहीं है और वो इतने चपटे हैं कि उनकी बॉडी आसानी से डिफ्यूजन कर सकती है फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। होप यू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बेटा हमें ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें अलग अलग तरह के पार्शियल प्रेशर्स दे रखे हैं, O2 के भी और CO2 के भी, और आपको पता करना है कि O2 पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो होता है वो किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन है बेटा पल्मोनरी आर्टरी में वो कितना होता है। एज यू नो पल्मोनरी आर्टरी कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में यानी फुफ्फुसीय धमनी में अनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। तो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में तो पल्मोनरी आर्टरी का ऑक्सीजन होगा 40 mm of Hg, 40 mm of Hg।
राइट। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 हो गया 40। हमें बस अब ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में 40 mm ऑफ HgO2 है, ठीक है। O2 नहीं तो कम से कम 40 होना चाहिए। तो पहला आपसे पूछा है फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू PO2 इन सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरीज एओर्टा, और उसमें O2 होता है बेटा 95 mm ऑफ Hg। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन मोर देन PCO2 इन टिश्यू, टिश्यू में CO2 होता है 45, और वो बोल रहा है कि मोर देन है, जी नहीं, लेस देन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 लेस देन PCO2, लेस देन बोला है, और कहाँ, एटमॉस्फेरिक एयर में। एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 होता है ओनली 0.3 mm ऑफ Hg, तो उससे तो लेस है ही नहीं हमारा O2, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इक्वल, बराबर है, इक्वल टू CO2, CO2 का प्रेशर हमें नापना है, और वो भी कहाँ, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड रक्त रखती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 O2 होता है और CO2 होता है 40, ठीक है। तो ये सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। होप यू गेट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है अवशिष्ट आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम किसके बराबर नहीं है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम किसके बराबर नहीं है वो बताना है। फॉर्मूलेस दे रखे हैं आपको, तो आपको याद होगा कि मैंने इस तरह से आपको ग्राफ बनवाया था। ये है आपका वो ग्राफ, आपको बस ये देखते जाना है कि वो कौन सा पार्ट है जिसमें वो रेसिडुअल वॉल्यूम के बराबर नहीं जा रहा। तो ये था आपका वो ग्राफ, ऑलराइट, दिस, और यहाँ था आपका RV, दिस इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम RV। कौन सी चीज ऐसी होगी जो RV के बराबर नहीं है, ये है TV, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका IRV, दिस इज योर ERV, राइट। नाउ पहला बोल रहा है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में माइनस करिए, क्या माइनस करना है, VC। VC होता है गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, जिसमें TV इंक्लूड होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है VC, राइट। एक बार देख लीजिए, टोटल लंग कैपेसिटी में आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक VC, वाइटल कैपेसिटी यानी जैव क्षमता। तो क्या अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी, ये पूरा ग्राफ का y एक्सिस है टोटल लंग कैपेसिटी, अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी में से ये VC माइनस कर देते हैं तो क्या हमें RV प्राप्त होगा, तो आंसर है हाँ होगा। तो ये तो बराबर है, इसलिए ये सही है। और पूछा क्या है, नॉट इक्वल टू, क्या नहीं है बराबर, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। सेकंड देखिए FRC में ये आते हैं ERV एंड RV, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो FRC में से अगर ERV माइनस कर दिया जाए, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, तो क्या RV प्राप्त होगा, तो आंसर है हाँ होगा, इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है VC यानी ये वाला पार्ट, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी से माइनस करना है IRV और ERV का पूरा पार्ट। तो अगर आपने वाइटल कैपेसिटी से बेटा IRV और ERV माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा ये बीच वाला हिस्सा, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। तो ये हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, यानी यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, TLC यानी y एक्सिस से माइनस करिए IC क्या है, ये IRV प्लस TV, दिस इज नोन एज IC, राइट। IC प्लस ERV, IC के साथ ERV भी जोड़ दो तो वो तो VC हो गई, ठीक है। TLC से VC माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, तो TLC से VC माइनस करोगे तो वापस RV मिलेगा, यानी फोर्थ ऑप्शन भी हमें RV दे रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ हमें RV के ही फॉर्मूले मिल रहे हैं बार बार, यानी थर्ड इज द आंसर, क्योंकि थर्ड फॉर्मूला गिव्स अस वाज व्हाट, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा आंसर है बेटा 83, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है 3, 83 का 3 आंसर है, क्योंकि VC में से आप अगर IRV और ERV माइनस करते हैं तो बचता है ओनली टाइडल वॉल्यूम। होप
यू गेट इट नाउ? अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको ग्राफ आता तो आप आसानी से बता सकते थे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन नंबर 84. क्वेश्चन नंबर 84 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम मात्रा बतानी है, और वो भी ब्लड के अंदर. ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ब्लड में किसी रूप में मूव करती है तो वो होते हैं बाइकार्बोनेट, और वो भी प्लाज्मा में. तो आंसर इसका स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है फोर्थ में. तो आंसर है बाइकार्बोनेट, क्योंकि डिसॉल्व इन प्लाज्मा तो 7% होती है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन सिर्फ 25% बनता है, और वो भी आरबीसी में. और मैक्सिमम आपको मिलते हैं बाइकार्बोनेट, दैट इज अराउंड 70%. ठीक है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है दैट 70% बाइकार्बोनेट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 85 हमें बोल रहा है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन कीमोसेंसिटिव एरिया आर स्टिमुलेटेड बाय. ये कीमो है, ऑलराइट. रेगुलेशन एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिए. श्वसन के नियमन. श्वसन के नियमन के लिए रसो संवेदी क्षेत्र में उपस्थित रसोग्राही किससे उद्दीपित होते हैं? यानी आपके कीमो सेंसर किसके प्रति सेंसिटिव हैं? बस आपसे ये पूछा जा रहा है. अगेन एनसीईआरटी स्पेस्ड क्वेश्चन है. आपके जो भी कीमो सेंसिटिव एरिया हैं वो स्टिमुलेटेड होते हैं बाय द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कंसंट्रेशन. O2 कभी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में काम ही नहीं आता. ठीक है, सिर्फ CO2 ओनली है ये. ओके, राइट. डिक्रीज इन PCO2 ओनली? नो, डिक्रीज से नहीं, इंक्रीज से. तो दोनों ऑप्शन में डिक्रीज डिक्रीज लिखे हैं, इसलिए ये तो गलत हो जाते हैं. और राइट, अगर आपके कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट होते हैं तो वो इंक्रीज से होते हैं, वो भी PCO2 के एंड H+ आयन के. तो आंसर है फोर्थ. काइंडली इग्नोर द मिसप्रिंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 86. क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है एंजाइम विच फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एट टिश्यू लेवल एंड इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन विद इन आरबीसी. पूरे चैप्टर में एक ही एंजाइम का जिक्र किया गया है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो CO2 और वाटर के साथ मिलकर H2CO3 बनाता है. तो आंसर एक ही है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. नो अदर एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 87. Difficulty in breathing causes wheezing sound. Wheezing sound is important. फिर inflammation की बात कर रहा है bronchi और bronchiole की. Wheezing sound only asthma के लिए given है in NCERT. Plus asthma is an hyperallergy. Asthma यानी दमे की बीमारी एक hyper allergy है जिसमें सूजन होती है bronchi या bronchiole की, यानी श्वसनिकाओं वगैरह की. तो यानी इसका आंसर एक ही है, दैट इज एस्थमा. ओके, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. व्हीजिंग साउंड एस्थमा में निकलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 बेटा कह रहा है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन. स्वर यंत्र की बात की जा रही है कि आपकी बॉडी में स्वर निकालने के लिए कौन सी उपास्थि पेटी यानी कार्टिलेजिनस बॉक्स होती है. तो इसका आंसर है आपका लैरिंग्स. लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स और द वॉइस बॉक्स. तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आंसर है, कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता इसमें भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89. ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इन अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, कैन कंबाइन अ मैक्सिमम ऑफ. कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सारे ऑप्शन एज यू कैन सी ऑक्सीजन के लिए है, तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक अडल्ट हीमोग्लोबिन बाइंड करता है. तो हीमोग्लोबिन के पास बेटा 4 सब यूनिट है. 4 सब यूनिट यानी उप इकाइयों पर हर एक उप इकाई यानी हर एक सब यूनिट एक एक ऑक्सीजन को कैरी करती है. तो आंसर आपके पास है 4. तो आंसर इज थर्ड, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन तक आ ही गए हैं, अब तक पेपर बहुत आसान रहा. क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं. Which of the following is the most common feature of the occupational respiratory disorder? यानी आपके ऑक्यूपेशन पेशे से संबंधित कौन से श्वसन विकार आपको झेलने के लिए मिल सकते हैं, कौन सी सामान्य विशेषता है हर ऑक्यूपेशनल ब्रीदिंग डिसऑर्डर में. ठीक है, तो पहला है कोलैप्सिंग ऑफ लंग, अल्वेलाई.
कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई या लंग भी नहीं हो सकता। अगर एल्वेलाई कोलैप्स हो रहे हैं आपके बहुत सारे तो कोलैप्स ऑफ लंग हो ही जाएगा, बट किसी भी पोल्यूटेंट की वजह से, किसी भी एलर्जन की वजह से एल्वेलाई कोलैप्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ सर्फेक्टेंट की कमी से हो सकते हैं या हाई प्रेशर कहीं अन्य सोर्स से आपको मिल जाए तब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सेकेंड इज फाइब्रोसिस ऑफ लंग। फाइब्रोसिस ऑफ लंग एक्चुअली ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पाए जाते हैं और वो भी सब में पाए जाते हैं। रीजन सिलिका हो, फाइबर्स हो, एस्बेस्टोस हो, यानी सिलिकोसिस हो, एस्बेस्टोसिस हो, किसी भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ज़रूरत से ज़्यादा पोल्यूटेंट या एलर्जन आपके लंग में जब इकट्ठा होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, तो लंग के कनेक्टिव टिश्यूज़ बहुत सारे फाइबर्स बना देते हैं और उससे लंग हैवी हो जाते हैं, जिससे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। तो फाइब्रोसिस ऑफ लंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको ऑप्शन नंबर 3 में डाउट हुआ कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो होगी सही, नो डाउट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, लेकिन आगे भी पढ़िए, उसमें लिखा है कॉजिंग वीजिंग। वीजिंग साउंड इज एस्थमा सिम्टम। एस्थमा का सिम्टम होता है, यानी दमे के रोग का सिम्टम होता है वीजिंग साउंड। तो वीजिंग साउंड थर्ड ऑप्शन के अंदर जो दे दिया है वो एस्थमा का लक्षण है। अगर सिर्फ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता तो हम इसको कंसिडर करते, पर वीजिंग साउंड भी दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा। और बचा फाइब्रोसिस ऑफ ट्रेकिया। तो फाइबर ट्रेकिया में नहीं बनते हैं, फाइबर लंग के कनेक्टिव टिश्यू में बनते हैं, क्योंकि लंग में पोल्यूटेंट एलर्जन इकट्ठा हो रहे हैं, ना कि ट्रेकिया में। तो इसीलिए 90 का आंसर होगा 2। होपफुली आपको अब पेपर समझ में आ गया होगा। पेपर बहुत आसान था, एनसीईआरटी बेस्ड था। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, पर ऐसे भी नहीं थे कि जो बहुत टफ हो। तो इस पर आगे हम पेपर इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त। थैंक यू, हैव अ गुड डे।